हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है क्लास 10वीं का सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक्सरसाइज 3 परिवहन परिवहन का भाग 2 में आज हम लोग जो है मानव में परिवहन के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि मानव में परिवहन जो है किस प्रकार से होता है और इसमें परिवहन करने के लिए कौन कौन से तंत्र होते हैं। भाग 1 में हम लोग ने जो देखा था, जाना था पेड़ पौधे में परिवहन तंत्र कौन कौन होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग ने विस्तार रूप से जाना था। इसमें हम लोग मानव में परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो भाग 2 का 11वां टॉपिक जो है, भाग 2 का 11वां टॉपिक मानव में परिवहन। तो साधारण भाषा में समझे तो परिवहन का अर्थ होता है वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। परिवहन का ही अर्थ होता है, अगर देखा जाए समान रूप से, तो परिवहन का अर्थ होता है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, पहुंचाना, वो परिवहन कहलाता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जब कोई वस्तु को पहुंचाया जाता है या ले जाया जाता है तो वही परिवहन होता है। ठीक उसी प्रकार जो है सभी सजीव के शरीर में भी पदार्थ जो है, आवश्यक पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। मतलब जैसे जो है एक पदार्थ को दूसरे जगह पर भेजा जाता है, एक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है, उसी प्रकार जीवों के शरीर के अंदर में भी आवश्यक पदार्थ जो है एक जगह से दूसरे जगह जो है भेजा जाता है। वहाँ भी जो है आवश्यक पदार्थ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक अंग से दूसरे अंग, एक जगह से दूसरे जगह जो है भेजा जाता है। और इसी को ही हम लोग जो है परिवहन कहते हैं। मतलब मानव के शरीर में जो है, शरीर के अंदर में कोई भी पदार्थ जो है एक जगह से दूसरे जगह जब भेजा जाता है तो वह मानव का परिवहन होता है। मतलब मानव के शरीर के अंदर में वो परिवहन कहलाता है। अब हम लोग जो है 12वां टॉपिक में देखेंगे परिसंचलन तंत्र। तो रुधिर, जिसको हम लोग रक्त कहते हैं, खून, रक्त वाहिनियाँ और हृदय मिलकर जो है रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचलन तंत्र का निर्माण करता है। मनुष्य में जो है रुधिर, खून, रुधिर वाहिनियाँ और हृदय मिलकर जो है एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम लोग जो है परिवहन तंत्र या परिसंचलन तंत्र कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि परिसंचलन तंत्र जो होते हैं, अर्थात मनुष्यों में, जीवों में जो है परिसंचलन तंत्र जो होते हैं या परिवहन तंत्र के जो होते हैं, उसका 3 मुख्य अवयव होते हैं। मतलब शरीर के अंदर में 3 ऐसा अवयव है जो परिवहन का कार्य करता है, जिसमें पहला आपका होता है रुधिर। रुधिर जो है, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं, खून, ये जो है खून जो है पहला परिवहन का एक अवयव है। मतलब शरीर के अंदर में जो खून पाए जाते हैं वो परिवहन वाला कार्य करता है। तो ये परिवहन तंत्र का पहला अवयव है। दूसरा हृदय। हृदय जो है परिवहन तंत्र का दूसरा अवयव होते हैं। ये भी जो है परिवहन करने में ही मदद करते हैं। और तीसरा है रक्त वाहिनियाँ। ये जो है जिसमें जो है रक्त बहते हैं वो रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। तो वो जो है ये भी जो है हमारे परिवहन तंत्र के ही अंतर्गत में तीसरा अवयव आता है। अब हम लोग जो है तीनों अवयव को विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है रक्त, ब्लड के बारे में जानते हैं। तो ब्लड जो है लाल रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाह होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है। रक्त जो होते हैं, खून जो होते हैं, लाल रंग का गाढ़ा एक तरल पदार्थ होता है। ये लाल रंग का होते हैं और ये तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाह होता रहता है। और यह जो है, जो खून जो है
मतलब रक्त बहानी में जो है प्रभाव होते हैं। कह रहा जिसका पीएच मान, रक्त का अगर पीएच मान देखा जाए तो 7.4 होता है, या अपने बहाव के दौरान जो है सभी ऊतकों का संयोजन करता है। जब ये बहता है रक्त वाहिनियाँ में तो शरीर में जितने भी ऊतक हैं उस सभी को संयोजन करते हैं, माने जोड़ के रखते हैं। जितने भी शरीर में ऊतक हैं सभी को ये जोड़ के रखता है, इसीलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त को जो है, खून को जो है तरल संयोजी ऊतक के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी ऊतकों को संयोजन का कार्य करता है, संयोजन करता है। संयोजन मतलब जोड़ के रखता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ये जो है फिगर देखिए, यही हमारा जो रक्त है, ये जो है रक्त है, ये जो रक्त वाहिनी में बहते रहते हैं और यही जो है सबको जोड़ के रखता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस रक्त में जो है, इस रक्त में 2 मुख्य घटक होते हैं। मनुष्य के जो रक्त होते हैं या जीव जंतु के शरीर में जो रक्त होते हैं उसमें 2 घटक होते हैं, 2 अवयव पाए जाते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रक्त का 2 मुख्य घटक कौन। रक्त का 2 मुख्य घटक होते हैं। 2 मुख्य घटक में पहला घटक होते हैं तरल भाग और दूसरा होते हैं ठोस भाग। तो तरल भाग, रक्त का जो तरल भाग होता है उसको हम लोग जो है प्लाज्मा कहते हैं। मतलब रक्त में जो है 2 तरह के अवयव होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक तरल के रूप में और दूसरा जो है ठोस कण के रूप में। तो रक्त में जो तरल भाग होता है उसी को हम लोग जो है प्लाज्मा कहते हैं, और ठोस भाग जो होता है जिसको रक्त कोशिका कहते हैं। रक्त कोशिका में 3 तरह के कण पाए जाते हैं, कोशिका पाए जाते हैं, जिसमें पहला होते हैं आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा रक्त पटकाणु। मतलब ये तीनों जो होते हैं ठोस कण के रूप में रक्त में मिले होते हैं। मतलब रक्त का जो है ठोस कण जिसको रक्त कोशिका कहते हैं, और रक्त कोशिका के रूप में 3 तरह के जो है कण मिले होते हैं, 3 तरह के कण उसमें पाए जाते हैं, और वो होते हैं पहला आरबीसी, दूसरा होते हैं डब्ल्यूबीसी और तीसरा होते हैं रक्त पटकाणु। तो हम लोग जो है फिगर में देखने से हमको स्पष्ट पता लग जाएंगे कि जैसे कि यहाँ ये रक्त आपका है, ये रक्त में जो है 3 तरह के जो है अवयव, दो अवयव दिखाया गया इसमें है। पहला जो है प्लाज्मा, यहाँ देख सकते हैं ये प्लाज्मा आपका है, ये बिना रंग का पीले रंग का ये होते हैं, ये प्लाज्मा है ये आपका। और इसके अंदर में आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जो है ठोस कण के रूप में है, जो ठोस जो है भाग हैं जिसको रक्त कोशिका कहते हैं। और इस रक्त कोशिका में जो है 3 तरह के टुकड़े होंगे, जिसमें एक जो है एक लाल रक्त कोशिका है, दूसरा जो है श्वेत रक्त कोशिका है, और तीसरा रक्त पटकाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो लाल रक्त कोशिका को हम लोग जो है आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और जो एक और होते हैं जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसको रक्त पटकाणु कहते हैं। तो इसमें 3 तरह के जो है ठोस भाग में 3 तरह के कण पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देख रहे हैं कि रक्त का में 2 अवयव मिलके रक्त का निर्माण हुआ है। पहला जो है प्लाज्मा इसमें होते हैं, प्लाज्मा, और दूसरा जो है आपका होते हैं ठोस भाग। जैसे शरबत एक उदाहरण है, जैसे शरबत, तो शरबत जो है में भी 2 अवयव होते हैं, एक जल होते हैं और दूसरा चीनी होते हैं। तो जल जो होते हैं एक तरल भाग के रूप में होता है, और चीनी जो होते हैं उसमें मिले हुए होते हैं ठोस कण के रूप में। तो चीनी और पानी मिलके शरबत का निर्माण होता है। तो पानी जो है तरल भाग में होते हैं और चीनी ठोस भाग में होते हैं। तो वैसे ही रक्त में भी 2 अवयव होते हैं। रक्त में एक जो है तरल भाग होते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, वो तरल में होते हैं, और दूसरा ठोस भाग होते हैं जिसको रक्त कोशिका कहते हैं। तो रक्त कोशिका और प्लाज्मा दोनों मिलकर ही जो है रक्त का निर्माण होता है। तो इस तरह से रक्त में जो है 2 भाग होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक प्लाज्मा तरल भाग के रूप में और एक ठोस भाग में रक्त कोशिका होते हैं।
तो अब हम लोग जो है प्लाज्मा के बारे में विस्तार से देखेंगे कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा जो है 14वां टॉपिक है। यह जो है प्लाज्मा जो है हल्के पीले रंग का चिपचिपा जो है एक गाढ़ा द्रव के रूप होता है। माने प्लाज्मा जो होते हैं रक्त में वो पीले रंग का होते हैं और पीले रंग में ये चिपचिपा एक द्रव के रूप में होता है। अगर आयतन के हिसाब से देखा जाए तो कुल रक्त का लगभग ये 55% यही पाया जाता है। शरीर में जितना अगर रक्त है तो उस रक्त में आपका कुल रक्त का उसमें आधा से ज़्यादा उस रक्त में प्लाज्मा ही मिलते हैं, मतलब प्लाज्मा ही होते हैं जो पीले रंग का होता है। प्लाज्मा में भी जो है कई जो है अवयव मिलके बना है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। आपका 7% जो है प्रोटीन होते हैं, 0.9% अकार्बनिक लवण होते हैं और 0.5% ग्लूकोज होते हैं और शेष जो है वसा एवं कार्बनिक पदार्थ मिला होता है। तो इस तरह से प्लाज्मा में जो होते हैं, प्लाज्मा में आपका मुख्य रूप से जल आपका होते हैं, 90% वो जल होता है और 7% उसमें प्रोटीन मिला हुआ होता है और 0.9% जो है अकार्बनिक लवण के रूप में प्लाज्मा में पाए जाते हैं और 0.5% ग्लूकोज होते हैं और बाकी शेष जो होते हैं वो वसा एवं कार्बनिक पदार्थ मिला होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये देखिए ये आपका रक्त है। रक्त को जो है मतलब ये रक्त को में कुछ केमिकल मिलाया जा गया है। तो केमिकल मिलाने के बाद जो है कुछ घंटों बाद इससे रक्त जो है मतलब ठोस कण और प्लाज्मा दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इतना जो है मात्रा में आधा से ज़्यादा में आपका ये प्लाज्मा ही है। ये पीला रंग का जो देख रहे हैं ये भाग आपका प्लाज्मा है और ये जो लाल वाला देख रहे हैं ये ठोस कण के रूप में पाया जाता है। तो ये आपका जो आधा से ज़्यादा 55% प्लाज्मा है और ये लाल वाला जो देख रहे हैं ये आपका जो है जिसको रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, ठोस कण कहते हैं, रक्त का ठोस कण के रूप में ये पाया जाता है। और जो है ये वाइट का बीच में जो थोड़ा सा वाइट दिख रहा है तो ये सीरम है, वो रक्त में मिले होते हैं, वो सीरम के रूप में पाए जाते हैं। तो वो सीरम क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे। तो प्लाज्मा में जो है रक्त में जो है प्लाज्मा जो है कुल आयतन का लगभग जो है कुल खून का लगभग 55% प्लाज्मा पाया जाता है और इस प्लाज्मा में कई जो है अवयव मिले होते हैं जिसमें जल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आपका जो है अकार्बनिक लवण होते हैं और ग्लूकोज होते हैं। शेष रूप में जो है वसा एवं कार्बनिक पदार्थ होता है। तो जल की जो मात्रा प्लाज्मा में होते हैं वो 90% होते हैं, 7% प्रोटीन होते हैं और 0.9% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक लवण होते हैं, आपका 0.5% ग्लूकोज होते हैं और बाकी शेष में वसा भी होते हैं और कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब हम लोग जो है देखें प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन अभी हम लोग ने कहा कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाए जाते हैं। अभी हम लोग पीछे जो देखे हैं ये 7% जो है, यहाँ पर जो हम लोग जो 7% जो प्रोटीन देख रहे हैं इसी प्रोटीन को ही हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन को ही प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन 7% पाया जाता है उसी को ही हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। वो प्लाज्मा में पाया जाता है तो इसलिए उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इस प्लाज्मा प्रोटीन में भी जो है 3 तरह के प्रोटीन उसमें पाए जाते हैं। पहला जो है प्लाज्मा प्रोटीन में पहला फाइब्रिनोजिन नामक एक प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। दूसरा होते हैं आपका प्रोथोविन और तीसरा हीपैरिन। ये 3 तरह के प्रोटीन जो है प्लाज्मा में होते हैं और ये जो है प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, मतलब ये रक्त को थक्का करने में सहयोग करते हैं। अब रक्त जो है कभी अंग कट छट जाता है तो छिलाने के बाद जो है रक्त जब बाहर निकलता है शरीर से बाहर
तो उस छिद्र को कटे हुए भाग से रक्त ना बहे, इसके लिए ये जो है प्रोटीन जो है तीनों आपको थक्का बना देता है वहाँ पर, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। तो ये थक्का करने में, थक्का मतलब जमाने में मदद करता है ये तीनों प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन 7% पाया जाता है आपका, जिसमें पहला होते हैं फाइब्रिनोजिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा हिपैरिन। ये तीनों प्रोटीन जो है पाए जाते हैं प्लाज्मा में। यही तीनों प्रोटीन को हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, और ये प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अब हम लोग जो है, अभी हम लोग ने सीरम का नाम लिए थे, तब हम लोग सीरम देख लेंगे क्या है। तो क्या, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन अलग हो जाता है तो वो प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। जब प्लाज्मा में से आपका जो है फाइब्रिनोजिन जो है जो अलग हो जाता है, प्लाज्मा में से जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसमें से फाइब्रिनोजिन जो है उसको अलग कर दिया जाता है, अलग हो जाता है, तो शेष भाग जो बचता है उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा है ऊपर वाला भाग, ये आपका ठोस कण के रूप में रक्त कोशिका है। तो प्लाज्मा में भी जो है उसमें जो है कुछ केमिकल डालने पर उससे जो है फाइब्रिनोजिन जो है नीचे जो है आपका ख़त्म, यहाँ से हट गया है। यहाँ देखिए ये आपका जो है दूसरे कलर का यहाँ पर है। तो ये जो है जैसे फाइब्रिनोजिन जो है प्रोटीन हटने से जो शेष ये बाकी जो पीला वाला भाग बच रहा है उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। तो फाइब्रिनोजिन से रहित प्लाज्मा को ही हम लोग जो है सीरम कहते हैं। फाइब्रिनोजिन से रहित माने नहीं होना चाहिए, से रहित जो है प्लाज्मा सीरम कहलाता है। अब हम लोग जो है प्लाज्मा देख लिए हम लोग ने, अभी हम लोग ने कहा था कि रक्त में 2 अवयव होते हैं, पहला आपका जो है तरल पदार्थ के रूप में प्लाज्मा और दूसरा ठोस पदार्थ के रूप में रक्त कोशिका। तो अब हम लोग प्लाज्मा देख लिए, जान लिए, अब हम लोग जो है रक्त कोशिका के बारे में जानेंगे। तो रक्त कोशिका में 17वां टॉपिक है रक्त कोशिका, जिसको ठोस कण के रूप में पाया जाता है। तो रक्त कोशिकाएं जो है आयतन के हिसाब से देखा जाए तो कुल रक्त का लगभग ये 45% मात्र पाया जाता है। मतलब प्लाज्मा जब 55% पाए जाते हैं तो बाकी शेष रक्त कोशिका पाया जाता है, अर्थात 45% कुल रक्त का जितना रक्त है तो आयतन के हिसाब से कुल रक्त का यह जो है मात्र 45% ही रक्त में होता है रक्त कोशिकाएं। अब 45% में भी जो है कई तरह के होते हैं, यहाँ फिगर से हम लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरा जो इतना आपका रक्त है, अब रक्त में जो है आधा से ज़्यादा ये पीला रंग का जो देख रहे हैं प्लाज्मा है 55%। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 55% जो है आपको दिखा रहा है कि ये जो है प्लाज्मा है, ये आपका प्लाज्मा है जो 55% है, और आपको आधा से ज़्यादा तो प्लाज्मा हो गया। बाकी जो शेष यहाँ जो है लाल रंग का देख रहा है ये रक्त कोशिकाएँ हैं, जिसको हम लोग जो है 45% टोटल जो है ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से रक्त में जो है रक्त कोशिकाएं जो हैं कुल आयतन का 45% होते हैं। एकरों में जो है 3 रूप में ही पाए जाते हैं। 45% में भी जो है पीछे भी हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि ठोस कण के रूप में रक्त में ठोस कण के रूप में 3 तरह के कण पाए जाते हैं। पहला लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरा रक्त पट्टिकाणु, जिसको हम लोग जो है लाल रक्त कोशिका को रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिका को व्हाइट ब्लड सेल और रक्त पट्टिकाणु को ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों मिलके जो है हमारा जो है रक्त का ठोस कण का निर्माण करता है। तो अब हम लोग जो है पहले देख लेंगे कि लाल रक्त कोशिका कैसे होते हैं। तो लाल रक्त कोशिका यहाँ पर भी आप फिगर में देख सकते हैं, तीनों जो है यहाँ पर कोशिकाएँ हैं। ये लाल रक्त कोशिका हो गए। ये आपका जो है ये वाला जो यहाँ देख रहे हैं ये श्वेत रक्त कोशिका, ये देखिए श्वेत रक्त कोशिका का ये रचना है। और ये जो आपका जो एक टुकड़ा देख रहे हैं ब्लैक नियन, ये आपका जो है रक्त पट्टिकाणु है, रक्त पट्टिकाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स है। तो यही तीनों जो है कण आपका जो है रक्त में मिला होता है ठोस कण के रूप में। अब यह जो है
पहले हम लोग देखते हैं लाल रक्त कोशिका के बारे में। तो लाल रक्त कोशिका जो होते हैं ये लाल रंग के होते हैं। ये इसमें जो है एक जो है चॉकलेट के जैसे माने अभैया अवतल जो है के रूप रचना का जैसा होता है, बीचे में धंसा हुआ होता है और करगी वाला भाग मोटा होता है, बीचे वाला भाग पतला होता है। तो ये जो है आपका जो है रचना के होते हैं, जैसे आप फिगर में दे सकते हैं। यहाँ देखिए बीच में धंसा हुआ है आपका, ये बीच वाला भाग जो है धंसा हुआ है और करगी करगी जो है आपका मोटा है। तो ये जो इस रचने के होते हैं ये चॉकलेट के जैसा जो है एक मतलब चिपटा जो है वृत्त का चिपटा भाग के जैसा ये होता है और ये लाल रंग के होते हैं। लाल रंग का होने का भी कारण है कि यह जिसमें जो है लाल रक्त कोशिका में जो है हेमोग्लोबिन नामक जो है वर्णक पाए जाते हैं। हेमोग्लोबिन नामक इसमें वर्णक पाए जाते हैं और हेमोग्लोबिन में भी जो है दो तरह के जो है वर्णक होते हैं, वो हीम होते हैं, एक ग्लोबिन होते हैं। ये दोनों जो हीम और ग्लोबिन जो दोनों हैं आपका आयरन को पकड़ता है। आयरन के रूप में जो है पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन को पकड़ता है, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन का 4 अणु को ये पकड़ कर लेके आगे बढ़ने की इसमें शक्ति होती है हेमोग्लोबिन में। तो ये जो है इस तरह से ये इसमें जो है लाल रक्त कोशिका में जो है हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। इसीलिए यह जो है और इसकी संख्या जो है खून में जो है लाल रक्त कोशिका की संख्या अधिक रहने के कारण पूरा खून जो है लाल रंग का ही दिखाई पड़ता है, जबकि पूरा खून लाल नहीं होते हैं। उसमें जो है खाली लाल रक्त कोशिका जो है लाल होते हैं, प्लाज्मा पीले रंग का होते हैं और बाकी जो है आपका एक श्वेत जो है कोशिका होते हैं जिसको हम लोग WBC कहते हैं और एक जो है प्लेटलेटस होते हैं। तो ये सब जो है दूसरे रंग का होते हैं, लेकिन ये जो है आपका लाल रक्त कोशिका जो होते हैं तो ये जो है आपका लाल रंग का होते हैं क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन लाल रंग का होता है जिसके कारण ये लाल होते हैं। और रक्त में इसकी संख्या अधिक होने के कारण पूरा रक्त भी जो है लाल रंग का ही दिखाई पड़ता है। कारण यह जो है इसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन को मतलब पकड़कर जो आगे लेके बढ़ने का कार्य करता है। तो इसमें जो है आयरन होते हैं, तो ये जो है ऑक्सीजन को जो है पकड़ता है और पकड़ के जो है आगे लेके बढ़ जाता है। तो इसीलिए लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन को लेके आगे बढ़ता है। ये परिवहन जो है ऑक्सीजन का यही करते हैं। अब 19वां में हम लोग देखेंगे श्वेत रक्त कोशिका WBC। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं और इसी कारण जो है ये लाल नहीं होते हैं, रंगहीन होते हैं। मतलब श्वेत रक्त कोशिका में जो है आपका हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जो है नहीं पाए जाते हैं और हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण यह जो है रंगहीन होता है, मतलब दूध के सफ़ेद जैसा होता है। इसीलिए इसको जो है श्वेत जो है रक्त कोशिका कहा जाता है। इसकी जो संख्या होती है रक्त में WBC का RBC से बहुत कम होता है। अभी हमने बताया RBC की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण रक्त पूरा लाल दिखाई पड़ता है। इसकी संख्या जो है RBC से WBC जो है कम होते हैं। मतलब श्वेत रक्त कोशिका की संख्या रक्त में बहुत कम होते हैं, कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। अब हम लोग तीसरा जो है देखेंगे रक्त पटकाणु। तो रक्त पटकाणु के जो हैं आपका रक्त पटकाणु रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं और इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। मतलब ये भी जो है रक्त को जो है थक्का बनाने में सहयोग करता है, मदद करता है। जैसे कोई अंग कट छट जाता है या किसी तरह से छिला जाता है तो वहाँ से रक्त बहने लगते हैं, तो रक्त को रोकने में वहाँ पर थक्का बना देता है रक्त को, जिससे ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है रक्त पटकाणु जो है थक्का बनाने में सहयोग करता है। इसे जो है थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो इस तरह से रक्त में जो है ठोस कण के रूप में 3 तरह के कण पाए जाते हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे WBC और RBC में अंतर कि WBC और RBC में क्या अंतर
होते हैं। तो WBC और RBC में कई अंतर होते हैं, जिसमें पहला जो है इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मतलब WBC में हम लोग पीछे देखें कि हेमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा से होता है, माने WBC का निर्माण अस्थि मज्जा से ही होता है। अस्थि मज्जा जो हड्डी के अंदर में होते हैं, उसी से इसका निर्माण होता है। यह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, मतलब ये रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता को ये बढ़ाता है। अब चौथा में जो है इसकी मृत्यु जो है 5 से 6 दिन में हो जाती है। मतलब WBC की जो आयु है 5 से 8 दिन माना गया है। ऐसे 5 से 6 दिन भी या 5 से 8 दिन तक लगभग जो है जीवित रहता है। मतलब कोई भी WBC जो है जिसका मतलब आयु जो है वो 5 से मतलब जो है 8 दिन तक जीवित रहता है। यह जो है उजला होता है, सफ़ेद रंग का यह होते हैं। अब हम लोग जो है WBC के देख लिए, अब RBC में देख लेंगे। तो RBC जो है यह इसमें जो है RBC में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण यह रंग में लाल होता है। उसमें हम लोग ने देखा कि WBC में कि यह जो है हेमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं WBC में, इसलिए वो रंगहीन होता है, उजला रंग का होता है। लेकिन RBC में जो है हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ये लाल रंग का होता है। इसका जो है निर्माण जो है अस्थि मज्जा एवं प्लीहा से होता है। वहाँ पर जो हम लोग ने देखा WBC में कि अस्थि मज्जा से उसका निर्माण होते हैं, लेकिन इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा के साथ साथ प्लीहा से भी इसका निर्माण उत्पत्ति होता है। यह जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये ऑक्सीजन को जो है माने एक जगह से दूसरे जगह कोशिका तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। WBC में हम लोग देखा कि वह जो है ऑक्सीजन का वाहक नहीं होता है, वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जाता, बल्कि शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। किसी भी रोग से बचाने का उसमें शक्ति होता है कि आपको रोग नहीं होने देगा या किसी तरह का जो है रोग होने से बचाएगा। ये WBC का काम है। परंतु RBC जो है ये रोग से बचाता नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर में जो ऑक्सीजन हम लोग भेजते हैं और वहाँ जो ऑक्सीजन को लेके कोशिका तक पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लाके बाहर फेफड़ा में छोड़ता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का कार्य करता है, जबकि WBC जो है रोग से हमें रक्षा करती है। इसकी जो आयु है 120 दिन है। WBC की आयु हम लोग ने देखा कि वो मतलब 5 से 8 दिन तक जीवित रहता है या 5 से 6 दिन तक जीवित रहता है। परंतु जो है आपका RBC की जो आयु है ये वो 120 दिन तक जीवित रहता है। जिसकी उत्पत्ति आज हुई है वो लगभग 120 दिन तक जीवित रहेंगे। 120 दिन के बाद वो नष्ट हो जाते हैं और वो मूत्र के सहारे फिर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन WBC मात्र जो है आपका 3 से 8 दिन या 5 से 6 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं, और RBC जो है 120 दिन तक उसकी आयु होते हैं। या जो है लाल रंग का होता है, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये लाल रंग का होता है। तो RBC जो है हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, परंतु WBC में हम लोग ने देखा कि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण ये उजला होता है, वाइट होता है। तो ये जो है दोनों जो है कोशिका में मुख्य अंतर होते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्लड में जो है ब्लड में 2 तरह के अवयव पाए जाते हैं। हम लोग ने देखा पहला प्लाज्मा और दूसरा ठोस कण। तो प्लाज्मा में हम लोग ने देखा ये पीले रंग का होते हैं, ये मतलब गाढ़ा जो है तरल पदार्थ चिपचिपा होते हैं, और ये पूरे आयतन के हिसाब से देखा जाए तो कुल रक्त का प्लाज्मा जो है 55% पाया जाता है। और ठोस कण के रूप में हम लोग ने देखा कि ठोस कण जो है ये आयतन के हिसाब से देखा जाए तो ठोस कण जो है रक्त में ये कुल रक्त का 45% के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें जो है 3 तरह के कण पाए जाते हैं, एक आपका जो है RBC और दूसरा WBC और तीसरा रक्त पट्टे कानों।
तो आरबीसी में हम लोग ने देखा कि ये लाल रंग के होते हैं, इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। इसकी आयु 120 दिन तक होते हैं और यह जो है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह या कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करता है। श्वेत जो है रक्त कोशिका में हम लोग ने देखा WBC में कि यह जो है श्वेत रंग का होते हैं, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं और हेमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण ये रंगहीन हो जाता है और इसकी आयु जो है मात्र 5 से 6 दिन या 8 दिन तक ये जीवित रहते हैं मैक्सिमम। और यह जो है ऑक्सीजन का वाहक नहीं होते हैं WBC, परंतु ये जो है शरीर में रोग से रक्षा करते हैं, रोग से रक्षा करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। पटकाणु जो होते हैं, रक्त पटकाणु जो होते हैं, ये भी जो रक्त को थक्का करने का कार्य करता है, ये रक्त में थक्काकरण करती है, थक्कीकरण करता है। तो इस तरह से हम लोग जो है तीनों कण के बारे में विस्तार से जाना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव का जो है हृदय, ये रक्त के बारे में हम लोग ने देखा। अब हृदय, अभी हमने लोग जो है दूसरा भाग में पढ़ा था कि मानव में जो है परिवहन का जो है 3 तंत्र होते हैं, 3 तंत्र मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। पहला जो है आपका रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रक्त वाहिनी। तो हम लोग जो है रक्त के बारे में तो विस्तार से जान लिया। अब अगला भाग में जो है हृदय और रक्त वाहिनी के बारे में जानेंगे, जो परिवहन का मुख्य तंत्र ये भी हैं, जो परिवहन कार्य करते हैं।